नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की सियासी लड़ाई अब हिसाब किताब पर आकर ठहर गई है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में एक दूसरे से हिसाब मांगने को लेकर बयानबाजियां तेज हो गई हैं। उधर क्षेत्रीय दल इनेलो और जेजेपी, बीजेपी और कांग्रेस दोनों से हिसाब मांग रहे हैं। कुल मिलाकर हरियाणा में चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा ही अब हिसाब मांगना बन चुका है। चर्चा होगी, उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिसाब पर सियासी लड़ाई, किसका हिसाब कितना सही। हरियाणा में पिछले करीब एक महीने से उस हिसाब किताब पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है जिसकी शुरुआत हुई 15 जुलाई से। यही वो तारीख थी जब कांग्रेस ने हरियाणा मांगे हिसाब अभियान की शुरुआत की थी और तब से लेकर अब तक हरियाणा में हिसाब पर सियासी वार पलटवार जारी है। किसका हिसाब कितना सटीक है और कौन हिसाब किताब के मामले में कितना खरा है, इसी को लेकर बयानबाजी जोरों पर है। कांग्रेस और बीजेपी में हरियाणा के विकास के हिसाब को लेकर वार पलटवार तेज है। वे ठीक है, इनने तो हरियाणा को पिछाड़ दिया। जो प्रदेश प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 था, आज बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में आज दिवाला पीटने काबिल हो गया। फाइनेंशियल पोजीशन में प्रदेश पिछाड़ दिया। तो हरियाणा प्रदेश की जनता जानती है इनके कार्यकाल को कितना शोषण होता था, किस प्रकार से गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार किए थे, किस प्रकार से इन्होंने गरीब लोगों के घरों को जला करके उनको वहां से पलायन करने के ऊपर मजबूर किया था। इन्हीं की सरकार के अंदर है, इनको ये हिसाब देना चाहिए। हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी सरकार से प्रदेश में हुए भ्रष्टाचार, बढ़ती बेरोजगारी, अपराध में बढ़ोतरी, किसानों की परेशानी और प्रदेश में बढ़ती नशाखोरी का हिसाब मांग रही है। हरियाणा कांग्रेस के नेता अलग अलग मंचों से सरकार को इन सभी मुद्दों पर घेर रहे हैं और लगातार सरकार पर हमलावर हैं। आज हरियाणा देश में जो खेल में नंबर 1 था प्रदेश, हरियाणा सरकार से हिसाब मांगना चाहिए। बीजेपी ने भ्रष्टाचार दिखा दिया। आज जो हरियाणा खेल में नंबर 1 होता था, नशे में नंबर 1 कर दिया। एक और कांग्रेस पिछले 10 साल का हिसाब मांग रही है तो दूसरी ओर बीजेपी के नेता कांग्रेस से उनके कार्यकाल का हिसाब पूछ रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी कांग्रेस को हर मंच से घेर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कांग्रेस अपने 10 साल का हिसाब क्यों नहीं देती। वहीं बीजेपी के नेताओं का ये दावा है कि हिसाब मांगने वाले कांग्रेस को चुनाव में जनता पूरी तरह से जवाब दे देगी। जो लोग हिसाब मांग रहे हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि वो हरियाणा प्रदेश की जनता को अपने पिछले 10 वर्षों का हिसाब देने का काम करें। वो युवाओं को हिसाब दें कि आपकी सरकार में पिछले 10 वर्षों में किस प्रकार से नौकरियां लगी, उसका हिसाब देने का काम करें। कांग्रेस और बीजेपी के बीच जारी इस हिसाब की सियासत में दूसरे दलों के नेता भी पूरी तरह से कूद पड़े। इनेलो की ओर से कांग्रेस और बीजेपी दोनों से ही हरियाणा के विकास का हिसाब मांगा जा रहा है। वहीं जेजेपी के नेता भी कांग्रेस और बीजेपी को जमकर घेर रहे हैं। ये अपनी गलतियों पे मोहर लगा रहे हैं कि हमने 9.5 वर्ष तक बहुत इस तरह के फैसले लिए जिससे आम आदमी परेशान हुआ और हमने बारी बारी ये बात कही कि बीजेपी की सरकार के फैसले गलत हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि हिसाब किताब की सियासी लड़ाई के बीच विधानसभा चुनाव में जनता को किसका हिसाब पसंद आता है और किसके दावों पर जनता जीत की मोहर लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियदर्शनी सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, सुरेश रोड, प्रवक्ता कांग्रेस, अमनदीप केसरी, प्रवक्ता इनेलो और नवीन गौड़, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत कांग्रेस से करते हैं। रोड साहब, हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम आप चला रहे हैं। बीजेपी कह रही है जिनके खुद के बही खाते खराब हैं वो हमारा हिसाब लेने निकले हैं। पहले आप लोग अपना हिसाब दें, हिसाब मांग रही बीजेपी। ज्योति जी, पार्टी को हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा हिसाब तो हरियाणा की जनता ने
जनता जनार्दन ने अभी दिया है, लोकसभा चुनाव में भी दिया है। वैसे तो 14 में जब बीजेपी सरकार आई तब हमारा हिसाब लेकर ही ये लोग आए थे, तो शायद लोग भ्रमित हो गए। मोदी जी की बड़ी बड़ी बातें थी, इन्होंने 15 लाख रुपए खाते में डालने की बात की, तो इस कारण से ये भ्रम फैलाकर सत्ता में आ गई। लेकिन आज जनता समझ चुकी है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से हरियाणा की जनता ने 5 लोकसभा सीटें जिताकर और इनको 5 अन्य सीटों पर टक्कर देकर कांग्रेस पार्टी का या विपक्ष का या इंडिया गठबंधन का हिसाब इनको चुकता कर दिया है। और जो बाकी है तो वो आगामी 2 माह के बाद होने जा रहे विधानसभा के चुनाव में संपूर्ण रूप से इनको सौंप दिया जाएगा, इनको सत्ता से हटाकर बाहर कर दिया जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी का एक एक पैसे का हिसाब हरियाणा की जनता व 750 किसान जो शहीद हुए उनके परिवार के सदस्य हैं, उनके अविभावित चुकता करेंगे। जो पुलवामा में हमारे सैनिक वीर शहीद हुए और नरेंद्र मोदी की सरकार उस पर आज तक जांच नहीं करा पाई, ये पता नहीं कर पाई कि आरडीएक्स कहां से आया था, उन सैनिक परिवारों के अभिभावक भी हरियाणा कांग्रेस की तरफ से या अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और एवं नायब सिंह सैनी की सरकार को आगामी 2 माह के बाद आने जा रहे विधानसभा चुनाव में हिसाब चुकता करेंगे। यही नहीं, 2 करोड़ रोजगार देने की जो बात मोदी जी ने की थी, उन 2 करोड़ युवाओं के प्रति वर्ष 10 साल हो गए हैं, प्रत्येक परिवार का प्रत्येक सदस्य या अभिभावक इनको सत्ता से बाहर हटाकर हरियाणा कांग्रेस की तरफ से इनको हिसाब चुकता करेगा, लेखा जोखा देगा। और यही नहीं है ज्योति जी, ये तो बहुत लंबी करिए, लंबी बात हो जाएगी, इतना मुझे आप समय नहीं देंगे, आपकी भी व्यवस्था है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि चाहे किसान हो, चाहे सैनिक हो या बेरोजगार युवा हो, और चौथी करिए एक मिनट में जिक्र ये भी करना चाहूंगा, महिलाएं जिनको हिंदू रीति रिवाज का इन्होंने हनन करके आधी रात में बलात्कार के बाद अंत्येष्टि करा दी, संस्कार कर दिया, वो हिंदू रीति रिवाज और हिंदू धर्म और सनातन धर्म को मानने वाले तमाम लोग भी इनको हिसाब चुकता करेंगे आगामी चुनावों में। और अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं, इस हिसाब देने के साथ साथ आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से इनसे कई हिसाब लिए भी जाएंगे। इनसे पूछा जाएगा कि आपने कृषि विकास दर खत्म क्यों कर दी, आपने कृषि बीमा योजना के नाम से किसान के नाम से सबसे बड़े घोटाले को अंजाम कैसे दिया, आपने पहलवान बेटियों को दिल्ली में सरेआम उनकी बेइज्जती करके कैसे आपकी पुलिस ने बर्बरतापूर्ण उनको घसीटा, उनका अपमान किया। और यही नहीं, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र जहां कभी न्याय का युद्ध हुआ था, उस कुरुक्षेत्र में जन विरोधी मनोहर लाल खट्टर जी की पुलिस ने सरेआम निहत्थे बुजुर्ग किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करके आंसू गैस छोड़कर उनको लहूलुहान कर दिया, जिसका भी हिसाब इनसे मांगा जाएगा। और जो युवा नौकरी की तलाश में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकुला के कार्यालय पे नौकरी मांगने के लिए वहां धरना प्रदर्शन करने गए थे, उन पर जिस तरीके से लाठीचार्ज किया, उसका हिसाब भी हरियाणा की जनता मांगेगी। आप कह रहे हैं हरियाणा की जनता मांगेगी, ठीक है, आप जो कह रहे हैं हमारी तरफ से मांगेंगे। भी ये कह रही है कि जनता आप लोगों का हिसाब करेगी। सरपंचों के चुनाव न कराने वाले सरपंचों के ऊपर लाठीचार्ज करने वाली सरकार से हरियाणा के सरपंचों के परिवार के सदस्य भी अब हिसाब मांगेंगे कांग्रेस पार्टी के साथ साथ, चाहे आशा वर्कर रही हो, चाहे आंगनबाड़ी वर्कर रही हो, चाहे नंबरदार रहे हो, चाहे सरपंच रहे हो, कोई कर्मचारी हो, कोई अधिकारी हो, एक भी वर्ग ऐसा नहीं है जिसके ऊपर अत्याचार, मुगलों के बाद अगर किसी ने अत्याचार किए तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। प्रत्येक वर्ग हरियाणा के आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कान पकड़कर इनसे हिसाब मांगेगा और इनको वोट की चोट से सत्ता से दूर हटाएगा। ये कांग्रेस पार्टी का आपके चैनल पर आज वादा है। पहले भी जैसे 25 मई को मैंने आपके साथ डिबेट की थी, जिस दिन लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, मैंने कहा था कि इस लोकतंत्र के महापर्व के साथ साथ ज्योति जी, ये रीजनल पार्टी का समापन समारोह यानी रिटायरमेंट पार्टी भी साबित होगी। वो हुआ, आपने बेखूबी जिक्र भी किया उसके बाद, और आज मैं बड़े दावे से कहता हूं 2 माह के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो जाने वाली है। पूरे मीडिया में भी आज ये चर्चा है, आप जैसे जागरूक पत्रकार साथियों से हमें पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी और नायब सिंह सैनी की सरकार ने
फाइलों को समेटना शुरू कर दिया है, सचिवालय में सफाई चल रही है। और जो इन्होंने खर्ची पर्ची और जो धांधली की थी उसके सबूत मिटाने का अभियान चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़ा कार्यकर्ताओं को सेक्रेटरीट में जाने का पास नहीं मिल रहा, क्योंकि वहां पर अभियान दूसरा चल रहा है। वहां पर सबूत मिटाने की कार्रवाई चल रही है, क्योंकि जाने वाले हैं और कांग्रेस आने वाली है। और इनकी जांच करा के किस पैसे का हिसाब लिया जाएगा। अगर ये हिसाब नहीं देंगे तो इन पर कानूनन कार्रवाई होगी। और जैसे हमारे नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक बात कही है कि बदमाशों का और नशे का इलाज करेंगे ठोक के। इस बार पहले भी प्रियदर्शनी, ठीक है, आपने बहुत विस्तार से अपनी बात कही है। पहले भी हमने 30 से ज्यादा बदमाश मार गिराए थे। कानून व्यवस्था का जनाजा इन्होंने जैसे निकाला हुआ है, बदमाश को और नशे को हरियाणा में नहीं रहने देंगे। हमारे नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा का जो नारा है। चलिए, एनकाउंटर को तो आप क्या महिमा मंडित करेंगे? किन परिस्थितियों में पुलिस करती है? ऐसा नहीं कि आप लोगों ने ऑफिशियली उनको परमिशन दे दी कि आप एनकाउंटर कर दीजिए। इनके यहाँ ठीक है, 2005 का आप लोग दावा करते हैं अपराधी या तो हरियाणा छोड़ दें या फिर अपराध छोड़ दें। मुख्यमंत्री के एसपी भूपेश्वर दयाल के घर चोरी होगी और 3 महीने तक उस चोरी का पता नहीं लगा पाए। ये सरकार है। पानीपत में या सोनीपत में रहते थे, उस समय न्यूज पढ़ी थी हमने। ये हालात है इस सरकार की। चलिए ठीक है, मैं उत्तर ले रही हूँ बीजेपी प्रवक्ता से। ठीक है, आप रुकिए अभी। जी, 1 महीने की सरकार बची है, कांग्रेस ये कह रही है प्रियदर्शनी जी। रोड साहब तो उससे भी एक कदम आगे कह रहे हैं, फाइल समेटनी शुरू कर दी है सचिवालय में। अब हिसाब तो कायदे से आप लोग, क्योंकि सरकार में आप लोगों को ही देना चाहिए, आप लोगों से हिसाब मांगा जा रहा है। आप लोग उल्टा कांग्रेस से हिसाब मांग रहे हैं। कांग्रेस का तो हिसाब 10 साल पहले जनता ने कर दिया था। क्या वाकई आपको लगता है अब भी कांग्रेस को ही हिसाब देने की जरूरत है? ज्योति जी नमस्कार, और बाकी सारे साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। सुरेश जी की मैं बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी और बड़ी हास्यास्पद बातें कर रहे थे सुरेश जी, जब वो ये बोल रहे थे कि फाइलें निपटाई जा रही हैं, फाइलों को निपटाया जा रहा है, समेटा जा रहा है। सुरेश जी, आपके समय में होता था, फाइलें समटाई जाती थी, निपटाई जाती थी, क्योंकि सब तो आपने जीजा जी को दे रखा था, तो आपको निपटाने के अलावा और कोई आपके पास तरीका नहीं था। और आपको मालूम था कि आपका बोरिया बिस्तर उठ गया है, क्योंकि जिस तरीके से आपने जमीन घोटाले किए थे, उसके बाद कहीं ना कहीं हुड्डा साहब को समझ गए थे वो कि अब इस जीवन में तो वो कभी भी हरियाणा में दोबारा सरकार नहीं बना पाएंगे। और ये हकीकत है। जिस तरीके से ये बोल रहे हैं, हरियाणा मांगे हिसाब, किससे मांगे हिसाब? इनसे मांगता है ये हिसाब। ये क्या हिसाब मांगना चाहते हैं? फोन साइलेंट कर लीजिए प्रियदर्शनी जी। हरियाणा मांगे हिसाब, ये हिसाब ये मांग रहे। सॉरी, फोन साइलेंट कर लीजिए। जी 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 जी, आप बोले। आवाज आ रही है ज्योति जी आपको? जी बोले। ज्योति जी आवाज आ रही है आपको? जी मैडम बोलिए, आप आ रही है आपकी आवाज। हाँ, ठीक है मैडम। हाँ, तो ये जिस तरीके से आतंक से इन्होंने ये बोल रहे थे कि लाठी चार्ज किए हमने। अरे हमने तो हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की है, हुड्डा साहब की तरह नहीं कि इनसे अगर कोई वर्ग मांगने के लिए कुछ चला जाता था तो ये ओपन फायरिंग करवा देते थे। इतनी ओपन फायरिंग इन्होंने करवा दी कि उसके बाद डर के मारे इनसे लोगों ने मांगना बंद कर दिया। आज लोकतंत्र की सबसे बड़ी मिसाल अगर कोई दे रहा है तो भारतीय जनता पार्टी दे रही है। कोई भी वर्ग अगर धरने पे बैठा है तो हमारे नेता जाते हैं, वहां पे उनकी बातें सुनते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर भाई बैठे हो, चाहे एनएचएम के कर्मचारी बैठे हो, चाहे आंगनवाड़ी की महिलाएं बैठी हो, या कोई भी वर्ग, आप कोई भी वर्ग उठा के देख लीजिए। हमारे यहाँ ओपन फायरिंग का सिस्टम नहीं है जैसे इन्होंने तानाशाही मचा रखी थी। अरे जो व्यक्ति नहीं, जो कर्मचारियों की सुन रहे हैं आप लोग, कर्मचारियों की आप लोग सुन रहे हैं, उस पर तो आरोप ये लग रहा है अब चुनाव आ गए तब सुन रहे हैं, पहले तो लाठीचार्ज ही कर रहे थे। ना 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 ना, यही तो मैं बता रही हूँ ना। कांग्रेस पार्टी और ये बाकी जितनी भी ये पार्टियां हैं, इनका काम है भ्रम फैलाने का। आप ये बताइए कि 2018 में एनएचएम कर्मचारियों को हम लोगों ने 6th पे कमीशन में डाला था। उससे पहले तो ये नहीं थे। 2018 में कौन सा चुनाव हो रहा था ज्योति जी? कोई चुनाव नहीं हो रहा था, लेकिन सारी फैसिलिटी दी गई थी। अभी जो कर्मचारी बैठे थे वो 7th पे कमीशन पे भी उनकी कुछ डिमांडें थी, कुछ और भी उनकी मांगे थी, वो मांगे भी हमने पूरी की। अब ये बताइए, ये चुनावों के टाइम पे हमने किया है। पहचान पत्र पे कितने लोगों को फायदा हुआ है
ये सबको मालूम है। बीपीएल कार्ड जो बने हैं, हुड्डा साहब के समय पे कितने बने हैं और हमारे समय पे कितने बने हैं। ऑप्टिकल ये एक OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, एक हम लोगों ने टेक्नोलॉजी के जरिए ऑप्टिकल रिकग्निशन के जरिए आज हमने वो टेक्नोलॉजी कर दी है कि मात्र सिर्फ आप अपना डॉक्यूमेंट डालिए और एक बार में 4-4 लोगों के बीपीएल कार्ड बन के आ रहे हैं, आपके पहचान पत्र बन के आ रहे हैं। हुड्डा साहब के समय पे कितने आ रहे थे, ये आंकड़ा सुरेश जी बताएं, क्योंकि वो आंकड़ा मेरे पास है, मेरे ख्याल से मेरे साथी प्रवक्ता के पास नहीं होगा। तो ये इन्होंने पेंशन के नाम पे इन्होंने जो मजाक बना रखा था, ये सबको मालूम है कि जो व्यक्ति मर गया होता था उसके नाम पे भी पेंशन आती थी, जो व्यक्ति उस उम्र की क्राइटेरिया में नहीं आता था उसके नाम पे भी पेंशन आती थी, उसका कोई देखने वाला नहीं होता था। इन्होंने अंधाधुन क्राइम बढ़ा दिया था, अंधाधुन द्रोणाचारी थे ये लोग। इन्होंने सिर्फ एक ही इनका मकसद था कि किसी तरीके से जीजा जी को खुश किया जाए और ज्यादा से ज्यादा किसानों को पीड़ित करके उनके लैंड ले लिए जाए। ये एक तरह से चलते फिरते लैंड माफिया बन गए थे। इनको जनता से कोई मतलब नहीं था, इनको जनता की उम्मीदों पे खरा नहीं उठना था। यही कारण है कि 10 साल नहीं आए और आने वाले 20 साल भी ये कभी नहीं आएंगे सत्ता में। ये भूल जाएंगे सपना। जनता इनको ये जवाब दे रही है। ये जहां जा रहे हैं इनको हटाया जा रहा है, इनको भगाया जा रहा है। इनका समय समाप्त हो गया है सदैव हमेशा के लिए। इस बार के लोकसभा में तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। इस बार तो आप लोग हाफ हो गए हैं, 10 से 5 पर आ गए। देखिए 79 हल्कों में लीड थी पिछली बार। लोकसभा के चुनावों में भी अगर विधानसभा में इसको डिवाइड कर लिया जाए तो हम इनसे आगे हैं, ये हमसे पीछे हैं और ये बात हकीकत है। और ये जितना उत्साहित हो रहे हैं ना कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, मैं बता रही हूँ कांग्रेस की दुश्मन खुद कांग्रेस ही है। ये पहले से इतने अति उत्साहित हो जाते हैं। पहले तो हुड्डा साहब पहले खुद अपनी टिकट का जुगाड़ कर ले, उसके बाद बोले जी सरकार बनाने जा रहे हैं। और ये जितना बात करते हैं वंचित वर्ग के लिए बारे में हम ये सोच रहे हैं, वंचित वर्ग के बारे में हम ये सोच रहे हैं, ये किसी वर्ग के बारे में कुछ नहीं सोच रहे। अगर ये वाकई वंचित वर्ग के बारे में सोचते तो क्यों नहीं कुमारी शैलजा जो कि वंचित वर्ग से आती है उनकी फोटो क्यों नहीं लगा देते। जो ये यात्रा कर रहे हैं हरियाणा मांगे हिसाब, उसमें तो कुमारी शैलजा की कोई फोटो नहीं है। इनके खुद के तो हरियाणा कांग्रेस में पद क्या है उनके पास? और इसका हरियाणा सबसे कांग्रेस बड़ा में क्या पद है उदाहरण उनके पास? सुरजेवाला जी की फोटो है, प्रियदर्शनी जी हमारे तो है, सीनियर नेत्री तो है, सीनियर नेत्री तो बहुत सारी हैं, फिर सीनियर नेता भी बहुत सारे हैं। नेत्री तो वो सवाल है, तब सुरेश उठेगा जी। जब शैलजा नहीं लगाएंगी। सीएलपी लीडर सीनियर क्यों उदय नेत्री तो भान है, हरियाणा के टॉप लीडर्स में आती हैं, टॉप वंचित वर्ग लीडर्स से तो आती फिर हैं। टॉप लीडर्स के लगाए जाना, तो टॉप लीडर्स तो आपकी पार्टी में भी बहुत सारे हैं। उसके आप जो पदाधिकारी उनके हिसाब से लगाते हैं, टॉप लीडर्स के हिसाब से लगाते हैं। तो शैलजा देखिए, की ज्योति जी का तो पोस्टर में संगठन अगर ही उदय बना। भान और हम तो हुड्डा की संगठनात्मक फोटो रचनात्मक नहीं होगी पार्टी तो है। सवाल बनेगा। हुड्डा अगर कोई कार्यक्रम है, राज्य इकाई का कोई कार्यक्रम है, शैलजा की फोटो ना होने से कोई सवाल नहीं बन सकता है। मैं चर्चा में आगे बढ़ रही हूँ, अभी इनेलो को चर्चा में जोड़ रहे हैं। अमनदीप जी, बीजेपी कांग्रेस से उल्टा हिसाब मांग रही है। ज्योति शुरुआत जी, कांग्रेस ने जैसे की थी। हुड्डा साहब दावेदार है मुख्यमंत्री के, वैसे शैलजा जी भी दावेदार हैं। दावेदार होने से फोटो लगने ये क्या हुड्डा साहब पैरामीटर दावेदार है? है ना इस समय। सीएलपी लीडर के नाते, सीएम के दावेदार होने के जो नाते फोटो दावेदार नहीं लगता है मुख्यमंत्री के भूपेंद्र हुड्डा का। साहब है तो शैलजा जी भी हैं। सीएम के दावेदार होने के नाते भूपेंद्र हुड्डा का फोटो नहीं लगता है, सीएलपी सुनिए। लीडर होने के नाते फोटो लगता है। ये आपको पता होना चाहिए। नहीं, इनका आइडिया यही है, इनका मतलब यही है। ये घोषित कर दिया इन्होंने मुख्यमंत्री हुड्डा साहब को, एक गुट ने घोषित कर दिया। अच्छा, शैलजा जी की रैली में क्यों नहीं लगता हुड्डा साहब का फोटो? हाँ, ये तो कहीं सवाल है ही देखा ना, फोटो? ये मैं खुद ही कह रही हूँ, ये हाँ, सवाल फोटो बनता है। नहीं लगता उनका। इस बार लग गया था, हालांकि मीडिया में आने के बाद। लगा तो और ये शैलजा बताइए जी ना। का भी फोटो हमारी यात्रा। हाँ, चलिए, ये मैं ये कह रही हूँ, अगर लगा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं भी लगा रहे तो सवाल बनता ही नहीं है ये। जी नहीं, अमनदीप जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। अमनदीप जी, जी नहीं लगा रहे थे। प्रियदर्शनी जी, ठीक है ना, ये इतना क्या, ये इतना तब लगाना जरूरी पड़ा विषय है, इस इनको पर फोटो। इतना समय लगाया जाए चर्चा के लिए? अमनदीप जी, अभय चौटाला तो हम बहुत बार देखते हैं बीजेपी से ज्यादा। मुझे आपको म्यूट कराना होगा, मैं 1 to 1 इस बात को लेकर आपसे चर्चा नहीं करती रहूंगी। अभय तो हुड्डा साहब के खिलाफ ही आक्रामक नजर आते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा हिसाब दें, हम सरकार में आएंगे तो बीजेपी से तो हिसाब लेंगे ही, भूपेंद्र हुड्डा से हिसाब जरूर लेंगे। क्यों?
ज्योति जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 10 साल से हरियाणा प्रदेश के अंदर है। आप पिछले 10 साल में जब भी जनता की कोई आवाज उठानी थी, भारतीय जनता पार्टी ने जितनी भी कुशासन की अपनी नीतियां अपनाई हैं, उनके खिलाफ अगर कहीं रोष प्रदर्शन करना था, कहीं कोई आवाज उठानी थी, तो केवल मात्र एक ही आवाज सुनाई देती थी, वो थी अभय सिंह चौटाला की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी के सामने, आप मुझे एक उदाहरण दे दीजिए कांग्रेस पार्टी का कि भैया कांग्रेस पार्टी ने अपने विधिवत रूप से इस नाजायज कदम के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये प्रदर्शन प्रदेश के अंदर किया, या विधानसभा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ये आवाज उठाई। आप देख रहे हैं कि लगातार पिछले 5 साल से तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल सरेंडर कर देते थे। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहे एक दिन का विधानसभा का समय रखे तब भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साइन कर देते थे, चाहे 4 घंटे का सेशन रखे तब भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साइन कर देते थे। और लगातार तो नहीं देखिए अमनदीप जी, ठीक है, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। तो अपने आप को नेता बीएससी की जब भी बैठक होती थी, हुड्डा साहब हर बार कहते थे हमने ज्यादा टाइम मांगा था, नहीं मिला। अभय चौटाला भी नेता विपक्ष रहते हुए कहते थे, 2018 तक नेता विपक्ष थे, तब कांग्रेस भी कहती थी कि अभय चौटाला इनेलो पार्टी बीजेपी की बी टीम है। आप जो बातें कह रहे हैं सेम बातें आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए कही जाती थी कांग्रेस की ओर से। नहीं, कहीं ठीक है, कहना एक अलग बात है, लेकिन विधि प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है ना। जनता के सामने लगातार ऐसे मुद्दे हुए, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भारतीय जनता, अरे आप बाकी की बात तो छोड़ो, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने विधायकों की कभी आवाज उठाई? भारतीय जनता पार्टी ने 3 विधायक उनके गिरफ्तार किए और ऐसे ऐसे इल्जाम विधायकों के ऊपर लगाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मतलब चून ही निकली वहां पर। केवल अखबारों में एक ही हेडलाइन हमें पढ़ने को मिलती थी कि भुप्पी ने साधी चुप्पी, और उससे ज्यादा नहीं। अगर हरियाणा प्रदेश की जनता में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रोष है और हरियाणा प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को व्यापक तौर पर बदलना चाहती है और हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को प्रत्येक नागरिक सफाया चाहता है, उसका ये मतलब कतई नहीं है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को घर बैठे ही लोग चाह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बन जाए। अरे उनको तो कांग्रेस की हाईकमान नहीं चाह रही वो मुख्यमंत्री बन जाए, वो उनको खुद भी पता है। ज्योति जी, सवाल लोकतंत्र में ये आता है कि आप नेता विपक्ष की आपने उपाधि ले ली, जो पार्टी कह रही है कि हम विपक्ष की बड़ी पार्टी, आज तक संगठन नहीं बना पाई वो पार्टी। जब संगठन ही नहीं है तो आपने लोगों की आवाज कहां से उठाई है? और अभी तक तो ये भरोसा नहीं है पिछली बार की तरह कि शायद चुनाव के दौरान, चुनाव घोषित होते ही प्रदेश अध्यक्ष ना बदलना पड़ जाए। पिछली बार तो प्रदेश अध्यक्ष को चुनाव के दौरान पीट करके सिर फोड़ करके निकाला था। क्या इस तरह की पार्टी, और आप भी खुद सबको हमें पता है कि कहीं पर भी कांग्रेस पार्टी बंद कमरे में तो दूर की बात है, अगर इनकी सरकार ये कह रहे हैं हम बनाएंगे, कैबिनेट की मीटिंग होती है एक बंद कमरे में, ये खुले मंच पर आपस में साथ नहीं बैठ सकते। बंद कमरे में आपस में साथ बैठ करके लोगों के हितों के फैसले ले लेंगे क्या ये व्यवहारिक बात है हरियाणा प्रदेश के अंदर? क्या ये लोगों को समझ नहीं आ रहा कि जो लोग सबसे एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुवाते, वो एक दूसरे के साथ बैठ करके क्या लोगों का हित साध लेंगे क्या? और क्या ये लोगों के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं या अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं? ये लोगों को साफ दिख रहा है ये किसके लिए लड़ रहे हैं। ये कोई भी ये नहीं कह रहा कि हम मुक्ति दिलाएंगे, हर कोई कह रहा है मैं मुख्यमंत्री, हर कोई कह रहा है मैं विधायक, मैं मंत्री बनूंगा। कोई भी ये नहीं कह रहा कि इस कुशासन से अंत हम दिलवाएंगे और आपके हक जो भारतीय जनता पार्टी ने खासकर गरीब किसान कमेरे का शोषण जो किया हुआ है बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, उसको फिर से उत्थान करेंगे, उसको उठाएंगे और वापस जो हरियाणा प्रदेश में भाईचारा स्थापित करेंगे। जो भाईचारे पर सबसे ज्यादा हरियाणा प्रदेश ने हमला बोला और हमारा प्रदेश जिसके लिए जाना जाता था, उसको हम फिर से स्थापित करेंगे। क्या ऐसा कोई काम कांग्रेस पार्टी करती है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा करता है? भारतीय जनता पार्टी प्रदेश को 2 बार जला देती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सद्भावना दिवस दिल्ली में बैठकर रखते हैं, जल रहा हरियाणा होता है। इस प्रकार से अव्यवहारिक नेता के खिलाफ बात ये थी, आपने सवाल किया कि क्यों आक्रामक होते हैं। हम इनकी जो अव्यवहारिक नीतियां हैं और जो केवल सत्ता पाने के लिए लालच है, जिनको लोगों का दुख दर्द नहीं दिख रहा,
जिनको गरीब किसान नहीं दिख रहा। बताइए किसान आंदोलन में क्या योगदान किया कांग्रेस पार्टी ने या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने? कोई योगदान नहीं है, केवल अपने घर में बैठ के आराम किया, ये योगदान है इनका। और लोगों की मेहनत, जो लोगों ने इतना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की कुरीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतर के 750 किसानों की शहादत हुई है, वहां इतने ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, और ये चाहते हैं कि इनको घर बिठाए बिठाए क्रेडिट मिल जाए आराम से, और ये अंदर खाते उन्हीं के साथ मिले हुए हैं। हमने तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ चार्जशीट भारतीय जनता पार्टी को उसको भी सौंपी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने का काम नहीं किया। जो किसानों की जमीनें उन्होंने लूटी थी उसकी चार्जशीट बनाकर इंडियन नेशनल लोकदल ने बाकायदा सौंपी थी कि अगर आप इतने ही इनके खिलाफ हैं तो कर दीजिए इनको अंदर। और यही डील अंदर खाते हुई है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अगर जब कभी सत्ता में आए तो उन्होंने कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया कि जिससे लोगों को राहत मिल सके, या लोगों को के जो पैसे को गाढ़े खून पसीने की कमाई को जो नेताओं ने खाया हुआ है उसके लिए कोई संकल्प दिखा सके। एक भी स्टेज पे कहते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा कि मैं आऊंगा तो इन घोटालेबाजों को अंदर करूंगा, वो नहीं कहते, ना ही वो कह सकते हैं, क्योंकि वो खुद भी अंदर फंसे हुए हैं घोटालों के अंदर। तो ज्योति जी, इस प्रकार से जनता बिल्कुल सजग है हरियाणा प्रदेश की, वो समझती है। और ये पहले भी बात हम बहुत बार दोहरा चुके हैं कि लोकसभा चुनाव में ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वोट नहीं मिले। अगर ऐसा लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष को वोट मिले हैं, और जहां पर 40-42 सीटों पर कांग्रेस पार्टी दावा करती है कि हम जीते हैं, उनमें से कम 25 सीटें तो ऐसी हैं कि कांग्रेस ने 4 दशकों से अपनी जमानत नहीं बचाई उन सीटों पर। खुद मौजूदा 13 विधायक कांग्रेस के ऐसे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पाले में, जिनकी विधानसभा सीटों से भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीती है। तो ये किस प्रकार कह रहे हैं कि इनके नाम पर वोट मिली है? ये केवल भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के नाम पर वोट मिली थी, और पूरे देश के अंदर 2 पार्टी सिस्टम बन गया था, 2 बड़े धड़े बन गए थे। केसरी जी, ठीक है, आप कह रहे हैं 13 विधायक इनके हैं, बीजेपी के भी सरकार के कुछ मंत्री भी थे जहां से बढ़त नहीं मिल पाई, वो भी हारे अपने हलकों में, और आपके तो एकमात्र विधायक ही हैं, एकमात्र विधायक हैं इलाहाबाद में। जो भी थोड़ा बहुत बचा है, कम से कम हम कह सकते हैं इलाहाबाद में, वहां भी बढ़त नहीं मिली आप लोगों को। जीत हार तो बात की बात है, एक हल्के में भी लीड नहीं ले पाए आप लोग, फिर आप कह रहे हैं हुड्डा के नाम पर वोट नहीं मिले कांग्रेस को। नहीं, जिस मुद्दे पर नहीं, तो मैं वही तो कह रहा हूं कि हुड्डा के नाम पे वोट मिलते तो पंजाब में भी हुड्डा के नाम पे वोट मिले क्या? उत्तर प्रदेश में हुड्डा के नाम पे वोट मिले? ऐसा नहीं है ना। ये जो चुनाव था लोकसभा का, वो राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा गया, और राष्ट्रीय मुद्दों ठीक है, लेकिन कांग्रेस जो कहती है वोट परसेंट सबसे ज्यादा हरियाणा में बढ़ा है, कांग्रेस का वोट फीसद सबसे ज्यादा हरियाणा में बढ़ा के, ये तो एक फैक्ट है। तो इसमें लोकल लीडर्स की भी, जो स्थानीय नेता है उनकी भी हरियाणा के लोग ही तो सबसे, मैं नहीं, मैं एक और जानकारी है कांग्रेस की, आप पंजाब के अंदर वोट परसेंट देखिए, पंजाब के अंदर भी कांग्रेस का वोट परसेंट बढ़ा है, और हरियाणा पंजाब के लोग ही अग्रणी ऐसे थे कि जो भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति चाहते थे। इसमें कांग्रेस का कोई योगदान नहीं है। मैं वही बार बार आपको दोहरा रहा हूं कि हरियाणा प्रदेश का तो बच्चा भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति चाहता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो कांग्रेस को बुलाना चाहता है, या कांग्रेस ने कुछ ऐसा आंदोलन लड़ा, या कांग्रेस ने ऐसा लोगों की आवाज उठाई सड़कों पर जाकर के, ऐसा कुछ नहीं हुआ आपके सामने। वो केवल घर पर बैठे रहे और आराम से बैठे हैं, और अब घर से बाहर निकले तो एक दूसरे को नहीं बैठने देते, एक दूसरे की। आप ये बताइए कि क्या ये सरकार बना देंगे जिनकी अभी विपक्ष में रहते हुए किसी एक बात पे सहमति नहीं बन रही लोगों के मुद्दों पर? क्या वो सरकार में लोगों के हितों के मुद्दे में सहमति बना लेंगे? एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात बताइए आप, क्या ये व्यवहारिक बात है? क्या लोग क्या पागल है कि इनको सत्ता सौंप दें? लोगों को भी तो समझ आती है ना कि ये तो आदमी एक दूसरे के साथ नहीं बैठ सकते, इनको सत्ता दे दी तो वही हालत होगा जैसे बंदर के हाथ में पिस्तौल देने का काम है। चलिए, आम आदमी पार्टी को चर्चा में जोड़ रहे हैं। कांग्रेस सरकार में हमने देखा भी है, मंत्री अपने अपने हलकों को लेकर आवाज उठाते रहते थे कि हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया, खुद मंत्री भी ये कहते थे सरकार में रहते हुए। नवीन जी, ये जो हिसाब मांगने का पूरा एक घटनाक्रम ही कह सकते हैं, पूरी सियासत ये शुरू हो गई है कि आप हिसाब दें, आप हिसाब देंगे, जनता हिसाब करेगी, जनता आपका हिसाब करेगी। आम आदमी पार्टी कैसे देख रही है कांग्रेस के इस कार्यक्रम को और बीजेपी के पलटवार को?
देखिए ज्योति जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और जितने भी पैनलिस्ट साथी बैठे हैं उन सभी को भी नमस्कार। और ज्योति जी, आपने बिल्कुल सही बात करी। 10 साल पहले एक पार्टी का हिसाब जनता कर चुकी है और आपके मुंह में घी शक्कर इस बार भारतीय जनता पार्टी का हिसाब करने के लिए भी जनता बिल्कुल तत्परता से प्रतीक्षा कर रही है कि किस समय भारतीय जनता पार्टी का हिसाब करने का अवसर उन्हें मिले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज के दिन आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली प्रक्रिया पे उस तरीके से काम कर रही है। जो पीछे इन्होंने वादे करे थे उनको पूरा करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे, नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। अब ये घोषणाएं कर रहे हैं सरपंचों की लिमिट बढ़ा दी। अरे भाई, सरपंचों की लिमिट तो बढ़ा दी, पर सरपंचों के खाते में कुछ होगा तभी तो वो लिमिट बढ़ाई हुई कुछ काम आएगी। या आप सरपंचों को लठ मारोगे, फिर चुनाव का समय आएगा तो आप थोड़ी सी आप लिमिट बढ़ा दोगे। भाई, उनके खाते में 10 पैसे तो डाल दो, वो उस पैसे से कुछ विकास तो कर सके। जो आपने जो लिमिट बढ़ाई है उस लिमिट का कुछ तो उपयोग, दुरुपयोग, सदुपयोग कुछ तो कर सके, तो उनकी लिमिट बढ़ा के आपने छोड़ दिया। दूसरी बात, इन्होंने सरकारी नौकरियों की बड़ी सारी वैकेंसी निकाली। इन्होंने कहा कि भाई हम बहुत भर्तियां करेंगे। 10 साल तक पता नहीं किस चीज की प्रतीक्षा कर रहे थे ये लोग। 10 साल तक इन्होंने कोई बड़ी भर्तियां नहीं निकाली, अब इन्होंने भर्तियां निकाली। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। नहीं नवीन जी, आपकी बात देखिए, मैं एक बात इसमें जोड़ देती हूँ। आपकी बात एक हद तक ठीक है कि पहले रफ्तार इतनी कम क्यों थी, लेकिन एक तथ्य ये है कि 1,40,000 से अधिक नौकरियां करीब 9.25 सालों में बीजेपी सरकार दे चुकी है। हरियाणा गठन के बाद सर्वाधिक सरकारी नौकरियां हैं ये। बहुत बढ़िया, तो अच्छी बात है। इन्होंने दी होंगी 1,40,000 नौकरियां, तो एक बार आप बाइफरकेट कर लीजिए 10 साल में कितना प्रतिवर्ष कितना नौकरियां आता है। और अंतिम चुनाव के 3 महीने जब बचे हुए हैं, तो क्या जनता को नहीं समझ आता, क्या लोगों को नहीं समझ आता इनकी टाइमिंग और इनका क्या एजेंडा है इतनी बड़ी अनाउंसमेंट करने का। और ज्योति जी, मैं पूछना चाहता हूँ एक सवाल और। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई, हरियाणा के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने 3 महीने में कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर लिया हो किसी भी भर्ती का, तो अभी आप कैसा ऐसे जादू की छड़ी या अलादीन का चिराग आपके हाथ में आ गया है कि आप ये 3 महीनों में सारी भर्तियां पक्की कर दोगे। ये नई नई अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि जी पक्के कर दिए इन्होंने कर्मचारी। अरे भाई साहब, पक्के क्या कर दिए, तो पहले से ही पक्के थे। आपने कौन जो HKRN में जो कर्मचारी लगा हुआ है, क्या कोई अग्रीमेंट उसका ऐसा है जिसमें लिखा हुआ है कि इसको हटा दिया जाएगा? और जिस अग्रीमेंट के जिस नॉर्म को जिस टर्म को इन्होंने अभी बदला है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये केवल और केवल जनता को बहलाने के लिए, भ्रम फैलाने के लिए ऊल जलूल और फालतू की बातें कर रहे हैं। अगली बात मैं ये कहना चाहता हूँ ज्योति जी, भारतीय जनता पार्टी को ये अंदाजा हो गया है, और भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं, जनता भी ये अपने दिमाग में स्पष्ट कर चुकी है। जनता ने भी मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई होना इस बार सुनिश्चित है। अब देखने वाली बात जो है वो ये है कि जनता उस पार्टी को के साथ जाएगी जिसको एक बार मौका दे चुकी है। हर राजनीतिक दल को लोगों, हरियाणा की जनता ने मौका दिया है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी को 10 साल तक मौका दिया है, भारतीय जनता पार्टी को 10 साल तक मौका दिया है, जननायक जनता पार्टी ने 5 साल तक उनके साथ रह के सरकार चलाई है, इंडियन नेशनल लोकदल को मौका दिया है। और इन्होंने जो वादे करे, जो अपना मैनिफेस्टो बनाया, जो इनका घोषणा पत्र है, अब ये घोषणा दोबारा से कर रहे हैं, बड़ा विचित्र है। तो जो इन्होंने अपना घोषणा पत्र बनाया था, वो अपने घोषणा पत्र पे क्या कर पाए? उसी का हिसाब तो 10 साल में लिया गया था ना कांग्रेस से, और उसी का हिसाब 10 साल में बीजेपी से ले रहे हैं, और उसी का हिसाब इंडियन नेशनल लोकदल से लिया था। तो आम आदमी पार्टी को एक मौका इसलिए देना जरूरी है, और जनता इस बार मन बना चुकी है कि आम आदमी पार्टी को मौका देना इसलिए जरूरी है क्योंकि जनता की जेब का पैसा हर महीने हजारों रुपए जो बचते हैं, चाहे वो बिजली निःशुल्क होने के माध्यम से, चाहे वो अच्छी शिक्षा व्यवस्था होने के माध्यम से, चाहे वो अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था होने के माध्यम से, चाहे वो 1000 रुपए महिलाओं के खाते में जाने के माध्यम से, चाहे वो बेरोजगारों को रोजगार देने के माध्यम से, ये जितनी भी गारंटियां आम आदमी पार्टी ने दी हैं, ये जितने भी घोषणाएं आम आदमी पार्टी ने करी है, इससे जनता की जेब का पैसा हर महीने निरंतर बचेगा। तो इसलिए जनता ये मन बना चुकी है ज्योति जी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का हिसाब भी लगे हाथों कर ही देते हैं। अगली बात मैं ये कहना चाहता हूँ ज्योति जी, ये कह रहे थे हैप्पी इंडेक्स में हरियाणा को पहले नंबर पे लेके जाएंगे। अब हैप्पी इंडेक्स की बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी की। हैप्पी इंडेक्स में ये अपने कार्यकर्ताओं को नहीं हैप्पी रख पा रहे, ये अपने नेताओं को नहीं हैप्पी रख पा रहे, ये अनिल विज को नहीं हैप्पी रख पा रहे, तो जनता को कैसे हैप्पी रखेंगे? तो हैप्पी इंडेक्स में ना केवल इन्होंने जनता को
अनहैप्पी करा है। इसके साथ साथ इन्होंने अनिल विज को भी अनहैप्पी करा है, इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं तक को अनहैप्पी करा है। तो किसी भी विषय पर जब हम बात करेंगे ज्योति जी, हर विषय पर भारतीय जनता पार्टी ने जनता को, कार्यकर्ताओं को, नेता, इनके खुद के नेताओं को अनहैप्पी करने का काम करा है। अब इनके मुद्दे सुन लीजिए, मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। इनकी शिक्षा मंत्री है भारतीय जनता पार्टी की सीमा त्रिखा। मैं उनके लिए ताली बजाना चाहता हूँ। मेरे को इतना विचित्र लगा है कि इन्होंने कैसे ये कार्य करते हैं। सुनना आप थोड़ा ध्यान से, और मैं जनता से भी चाहता हूँ वो सुने। सीमा त्रिखा जी जो शिक्षा मंत्री हैं, वो पूरे हरियाणा प्रदेश में घूमी और वो हर जिले में गई, और हर जिले में जाके शिक्षा में जो लगे हुए अधिकारी हैं, दूसरे अधिकारी, सभी अधिकारियों से मिली, और उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। और फैसला क्या लिया? इन्होंने फैसला लिया कि हरियाणा के सरकारी स्कूलों में, जैसे जी मैं बोला था इनके बारे में, मतलब शिक्षा मंत्री नहीं, मैं दोबारा वहीं से शुरू करूंगा। इनको ये जब रुकेंगे तब मैं, इनके शिक्षा मंत्री खुद 17 महीने आपने कह लिया ना, आप बोलने दीजिए अब इनको। जेल काट के आए, जेल। बोलिए नवीन जी। चलो, तो इनकी जो शिक्षा मंत्री भारतीय जनता पार्टी की जो तरीखा मैडम है, तरीखा मैडम जी पूरे हरियाणा में घूमी, एक एक दिन में 2-2 जिलों में गई और घूम के आई, पूरी अधिकारियों से मिलके आई। और इन्होंने क्या फैसला लिया, क्या बताया, इनको क्या समस्या मिली कि भाई देखो, गुड मॉर्निंग नहीं बोलना है, अब से जय हिंद बोलना है। अब बताइए मुझे, जय हिंद भारतीय जनता पार्टी वाले सिखाएंगे हमें? ये हमें जय हिंद सिखाएंगे? हम उस हरियाणा प्रदेश से आते हैं जिस हरियाणा प्रदेश के लड़के सीमा पे जाकर छाती में गोली खाते देश की रक्षा करते हैं, हमें ये जय हिंद बोलना सिखाएंगे? बताइए। ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो खुद इन्होंने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया अपने मुख्यालय पे, वो हमें जय हिंद बोलना सिखाएंगे? नवीन जी, अब विपक्ष अगर जय हिंद पर भी सवाल उठाएगा तो सेल्फ गो कर लेंगे आप लोग। सवाल इस बात का है ज्योति जी, मैं सवाल पे आ रहा हूँ, जिसको जय हिंद बोलने में शर्म आ रही है, जिस पार्टी को जय हिंद बोलने में शर्म आ रही है, इसलिए जनता ने नकार दिया। ऑडियो डाउन कीजिए, आप जल्दी बात पूरी कीजिए नवीन जी। देखिए, मैंने क्या बोला, मैंने सवाल उठाया? मैंने सवाल बिल्कुल नहीं उठाया। मैंने कहा नहीं, मैं समझ रही हूँ आप जो कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी तो कहेगी ना कि आप लोग सवाल उठा रहे हैं, आप लोगों को आपत्ति है जय हिंद से। ये मैं कहते रही। अब मैं जो कह रहा हूँ, वो जो महत्वपूर्ण बात है वो मैं अब कह रहा हूँ। और महत्वपूर्ण बात यह है ज्योति जी कि इनकी शिक्षा मंत्री जो प्रदेश भर में घूमी, उनको ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हरियाणा के सरकारी स्कूलों का बर्बाद कर रखा है इन्होंने पिछले 10 साल में, उसका वो समस्या बिल्कुल नहीं दिखाई दी। शौचालयों की कमी है, वो बिल्कुल नहीं दिखाई दिए। हाईकोर्ट हरियाणा सरकार के स्कूलों में शौचालय न होने के कारण लाखों रुपए जुर्माना जो लगाता है हरियाणा की सरकार पर, वो इनको बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। पीने के पानी की व्यवस्था इनको बिल्कुल दिखाई नहीं दी। इन्होंने जो करप्शन कर रखा है, जो ये उल जुलूल के प्रोजेक्ट ये लगा देते हैं, प्रोजेक्ट का कोई रेलिवेंस नहीं है हरियाणा के स्कूलों में। उन प्रोजेक्ट जिनका कभी प्रयोग नहीं होता हरियाणा के स्कूलों में। मैं बताना चाहता हूँ, इन्होंने जनरेटर रखे हरियाणा के स्कूलों में, और जनरेटर में डीजल नहीं डला है। मैंने पूछा जब कई स्कूलों से, कहा जी कितने का डीजल खरीदा लगाया आपने इन स्कूलों में जनरेटर चलाने के लिए? 1 पैसे का डीजल नहीं लगाया, 1 नए पैसे का डीजल। तो मैं जो उल जुलूल प्रोजेक्ट लगाते हैं, इनको कोई समस्या नहीं दिखती। इनको बड़ी ठीक है, मैं के लाई है। मैं इनसे, चलिए आपकी बात आ गई नवीन जी, आपने कई मुद्दों को उठाया अपने जवाब में। मैं कांग्रेस से मेरा सवाल है, जब हिसाब मांगने की बात होती है तो कुछ मुद्दों पर, कुछ मोर्चों पर हम तुलना कर सकते हैं। बीजेपी जो कहती है 24 फसलों को एमएसपी पर लेने का भी फैसला लिया गया है। हुड्डा सरकार में राज्य सरकार किसी भी फसल को एमएसपी पर नहीं लेती थी, ये कहती है बीजेपी। आप लोग 6,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दे रहे थे, 15,000 प्रति एकड़ मुआवजा दे रहे हैं, जो कि देश में सबसे अधिक है। सरकारी नौकरियों की बात करें 1,40,000 दे चुके हैं, कुछ और दी जानी है। हुड्डा सरकार में 10 साल में करीब 86,000 नौकरियां दी गई थी। बुढ़ापा पेंशन आप लोग जाते जाते वादा करके गए थे 1,000 रुपए करेंगे, ये 3,000 रुपए कर चुके हैं। तो लगभग हर मोर्चे पर ये कह रहे हैं विकास में तो हम कहीं आगे हैं। कांग्रेस को तो अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, जो कि बीजेपी नेताओं के बयान आ रहे हैं इन दिनों। ज्योति जी, आपने एमएसपी की बात की, इन्होंने अभी माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा हमने भी सुनी आपके मीडिया के द्वारा कि 10 फसलों पे हम और एमएसपी देंगे, 14 पे कह रहे हम पहले देंगे। 10 फसलों का इन्होंने नाम नहीं बताया। अगर आप इस सूची को देखोगे तो उसमें नारियल की फसल भी शामिल है। हरियाणा में नारियल 1 किलो फसल मनोहर लाल खट्टर जी के शपथ लेने से लेके और आज नायब सिंह सैनी जी के मुख्यमंत्री रहते हुए 1 किलो फसल अगर पैदा हुई हो हरियाणा में नारियल की, तो हम राजनीति छोड़ देंगे, कांग्रेस पार्टी इन पर रोक लगाना छोड़ देगी। लेकिन हमारा विपक्ष के तौर पर यह दायित्व बनता है कि हम इनको बेनकाब करें। नारियल की फसल हरियाणा में होती नहीं,
एक डिबेट पे इनके बहुत अच्छे सीनियर प्रवक्ता थे, वो कहते हैं कि एमएसपी का देख के किसान प्रोत्साहित हो जाएगा और वो फसल उगाना शुरू कर देगा। नहीं, सरकार ये कह रही हम तो सभी फसलों को खरीदेंगे, कोई फसल ज्यादा हो रही है कम हो रही है, जब सारी ही फसलें आ गई रोड साहब नहीं, उसमें उसमें कम जो हो रही बात है ये ज्यादा हो रही है तो सभी को काउंट नारियल कर की लेंगे। फसल हरियाणा में है ही नहीं, और ये गेहूं और जीरी पे क्यों नहीं दे रहे? जूट की फसल है और जिसकी क्लाइमेट सही नहीं है, तो जलवायु यहाँ पर अलाउ ही नहीं करती। आप नारियल हरियाणा में कैसे उगा देंगे एमएसपी का रेट देख के? इससे तो उल्टा ब्लैकमेलिंग बढ़ेगी। गेहूं और धान का तो केंद्रीय गेहूं और धान की तो एमएसपी पर ही खरीद हो रही है, आप जानते हैं ये नहीं हो रही है, उसमें तो दिन रात का फर्क है। तो ये जिस रेट की एमएसपी फिक्स किया ये उससे बिकवा नहीं पाए। इन्होंने 52 पर योजना शुरू करी, उसके बावजूद भी किसान को प्रति क्विंटल 1000 से लेकर 2000 के मध्य का नुकसान है पर क्विंटल। और ऐसे इन्होंने जूट की फसल है, जूट की फसल कितनी होती है हरियाणा में? और एक बात आपने ये पूछी है, भारतीय जनता पार्टी हमारे से पूछती है कि आपके समय में ऐसा क्यों नहीं था? हमारे समय में तो नारा लगता था कि बूढ़ा तेरे राज में जीरी गई जहाज में, 6,500 रुपए क्विंटल बासमती जीरी बिकती थी। तो हमने कितने सीजन में हुआ ये? देने की जरूरत, कितने सीजन में हुआ रोड साहब ये धान की फसल का? हर एक सीजन में हुआ, कभी भी। इसका मैं उदाहरण दे देता हूँ ज्योति जी, फैक्ट देता हूँ। हमारे समय में कभी भी किसानों को फसल के रेट को लेकर धरने बनी बैठना पड़ा। एक अखबार की कटिंग दिखा दो, हम जिम्मेदार हैं। और इनके यहाँ पर 750 किसानों की शहीदी होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। कोई व्यक्ति बॉर्डर पर बिना मतलब के क्यों बैठेगा? अभी प्रियदर्शनी जी ने कहा था कि हमारे नेता धरनों पे प्रदर्शनों में जाके बात करते हैं। मैं चुनौती देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता, नंबरदार, सरपंच, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर और किसानों के आंदोलन में धरने प्रदर्शन पे एक दिन भी कोई गया हो? इन्होंने तो उल्टा संयुक्त किसान मोर्चे के पैरेलल में नकली किसानों की एक फौज तैयार करी और विज्ञान भवन में उनसे बुला के बोल दिया कि हम ऐसा समझौता कर रहे हैं। उसमें भी वादा खिलाफी आ गई। 3 साल कृषि कानून वापस लेने की बात मोदी जी ने बोली थी और किसान डरने से उठ के, देश का प्रधानमंत्री है, कैसा भी हो प्रधानमंत्री के पद की गरिमा रखेगा। किसानों ने उम्मीद जताई और किसान गलत भी नहीं थे। देखो, कोई देश का वोटर या आम किसान देश के प्रधानमंत्री से इतनी तो उम्मीद रख सकता है कि प्रधानमंत्री ने जो मुंह से कहा उस जुबान का पहरा देंगे। लेकिन ये पहली बार हुआ देश के प्रधानमंत्री ने अपने ही देश के किसानों से किए गए वादे को वादा खिलाफी में बदल दिया और वो उसमें कोई कानून नहीं लेके आए, कोई नोटिफिकेशन नहीं लेके आए। आपने कहा कि इन्होंने इतनी नौकरियां दी। मैं आपके चैनल पे कल परसों भी ये बात हो रही थी ज्योति जी कि अब देखिए कितनी एक अजीब घोषणा की है मुख्यमंत्री ने। मैं उसको फर्जी घोषणा करार देता हूँ। इन्होंने कहा कौशल रोजगार निगम के जो कर्मचारी हैं इनको 5 साल के बाद 5% डीए मिलेगा। मैं ये बताता हूँ कि 21 में कौशल रोजगार निगम अस्तित्व में लेके आई भारतीय जनता पार्टी। 5 साल जब होंगे वो 2026 होगा और इन्होंने योजना कब से लागू कर दी? 15 अगस्त 2024। अभी 5 दिन बाद से लागू हो गई है, 2-3 दिन बाद से। तो एक भी लाभार्थी यानी एक भी बेनिफिशियरी इस नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री जी की गई घोषणा का आज हरियाणा में एक पूरे धरती में पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। यानी ऐसी घोषणा जिसका एक भी लाभार्थी नहीं है। और अगर कुछ पुराने कर्मचारी भी हैं जो हरियाणा रोजगार निगम में इन्होंने कौशल रोजगार निगम में मर्ज कर दिए थे, अगर उनके प्रति उनकी एलिजिबिलिटी अगर बनती है तो उनकी भी ये जो सुविधाएं हैं अगर ये सरकार की मंशा देने की होती तो ये कौशल रोजगार निगम के साथ मिक्स नहीं करते, अलग अलग आइडेंटिफाई करते। आपने नॉन एलिजिबल दोनों तो ये घोषणा फर्जी है मुख्यमंत्री की। कांग्रेस पार्टी इस पे कम से कम मुख्यमंत्री से जवाब चाहती है कि आप इस पे स्थिति स्पष्ट करें। और क्यों आपने फतेहाबाद में हमारे एक हुड्डा साहब की सरकार के समय के विकास कार्यों को अपना कह के पढ़ दिया, उसमें एक DPIRO भी बनी ले रही। जिनके पास यदि 10 काम गिनाने को नहीं है। अगर कल कोई नायब सिंह सैनी जी को पूछे आपने कि बीते हुए कल क्या घोषणा की थी, नायब सिंह सैनी जी को कुछ भी पता नहीं है। जो लोग यूक्रेन और रूस का युद्ध रखवाने की बात करते थे वो 50 किलो की एक वेट करने वाली मशीन का सिस्टम ठीक नहीं करा पाए। 100 ग्राम का उसमें जो एरर है, जो बीजेपी के प्रवक्ता कहते आएगी मशीन में गड़बड़ होगी, हमारी तो मत थी। अरे तुम यूक्रेन का रूस का युद्ध रखवा लेते हो, 50 किलो की एक मशीन होती है जिसको हरियाणा में साकड़ी बोलते हैं, उसको नहीं ठीक कर पाए। उसको तो बट्टा रख के आम आदमी गेहूं तोलते थे। चलिए मैं जवाब बीजेपी से ले रही हूँ। प्रियदर्शनी जी, आपने
रोड साहब कह रहे हैं कि अब जो वादे जो घोषणाएं आप कर रहे हैं इतनी कर रहे हैं कि सरकार खुद ब खुद ही भूल जाती है कल कौन सी घोषणा हुई थी। राम मंदिर की छत टप गई है। तो अब जब जनता को हिसाब देने का या जनता के हिसाब लेने का वक्त आ गया है, आप लोग रेवड़ी बांट रहे हैं, आप लोग लोक लुभावन वादे कर रहे हैं। ये झूठे वादे हैं सारे, कोई नौकरी नहीं दी इन्होंने, और इनका तो खुद SPSC का चेयरमैन पकड़ा गया भारत भारती। चलिए सुरेश जी रुकिए, अभी आप बोलने दीजिए, प्रदर्शनी जी को बोलने दीजिए। रुकिए राव दान सिंह के घर पे भी 11 कोठियां मिली हैं और 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा मिले हैं। तो आप अपने आप को भी देखिए कि क्या हो रहा है। खैर, आप छोकर जी के साथ क्या हुआ है सबको मालूम है, किस तरीके से सोनीपत के पूर्व विधायक के यहाँ ईडी की रेड पड़ गई है। ये सब बातें मत करिए। सोनीपत के पूर्व विधायक नहीं है, वो सोनीपत के वर्तमान विधायक है। विधायक आपके पूर्व विधायक के यहाँ हुआ है जी। अब मैं सुनिए, सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी चीज जो हुई है आज, बेरोजगारी भत्ता, जो कि यहाँ पे इनकी सरकार में नहीं मिलता था, किस तरीके से हमने बेरोजगारी भत्ता बढ़ाया है। आप ये सोचिए कि 12 अगस्त से युवाओं को 1200 रुपए एक 12वीं कक्षा के छात्र को मिलेगा। सुन लीजिए ना सुरेश जी, सुन लीजिए, सुनने की क्षमता रखिए प्लीज, सुनिए सर, सुनिए। उसके बाद ग्रेजुएट के छात्रों को मिलेगा, छात्रों को मिलेगा 3500 बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। उसके बाद ये सिलेंडर की बातें कर रहे थे, कल इनके एक प्रवक्ता साथी पूछ रहे थे कि ये सिलेंडर मिलना कब से शुरू होगा। तो चलिए, उनकी आशाओं पे भी हमने खरे उतरे हैं कि आज पोर्टल लॉन्च हो गया और बहनें वहां पे जाके आराम से सिलेंडर 500 रुपए का अवेल कर सकती है, मिल सकता है। लेकिन इनकी ये जैसे खुद रेवड़ियां बांटने का काम करते हैं, वैसे ही सोचते हैं कि हम भी रेवड़ियां बांट रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जहां जो हम बोल रहे हैं वो कर रहे हैं। और ये कितनी रेवड़ियां इसलिए कह रहे हैं, इनका दावा है कि सरकार 1 महीने की बची है। आपको ये किसी दिन सरपंचों की शक्तियां बढ़ा रहे हैं, किसी दिन कच्चों को पक्का करने के लिए पॉलिसी ला रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, HKRN के लिए अलग से कुछ कर रहे हैं, किसी भी OBC का बैकलॉग भरने की बातें हो रही है, क्रीमी लेयर बढ़ा रहे हैं कि सरकार रेवड़ियां बांट तो ये टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे इतना समय था पहले कर देते, उसमें भी कोई, उसमें तो सरकार की तारीफ बनती थी। अरे तो इनके पास भी समय था, ये क्यों नहीं कर दिए, इन्होंने क्यों नहीं कुछ किया? आज ये सत्ता से बाहर नहीं होते, अगर ये कर लेते तो। इन्होंने कुछ किया नहीं है, सिर्फ आरोप लगाए। कुछ कर लेते तो आज 10 साल से ये इस तरीके से नहीं घूम रहे होते। ठीक है प्रदर्शनी जी, बहुत कम समय अभी। अमनदीप जी, आपका लास्ट कमेंट उसी नजर से फटाफट, केवल 1 मिनट में अपनी बात कहेंगे, समय कम है अभी। जी ज्योति जी, जो लगातार हमें देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हर रोज घोषणाएं कर रही है, और जब इन मांगों को लेकर के हम आवाज उठाते थे, लोग या बाकी जनता सड़कों पे आती थी, किसान सड़कों पे धरने प्रदर्शन करते थे, भारतीय जनता पार्टी उस समय इनको नाजायज मांग कहती थी। उस समय कहती थी कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, MSP पे फसल कहां खरीदेंगे, बजट हो जाएगा, देश में महंगाई बढ़ जाएगी, ये सिलेंडर 1100 रुपए बिल्कुल ठीक है, कोई महंगा नहीं है, किसी को महंगाई नहीं लग रही है। तो यही सवाल है ज्योति जी कि जब ये इन्हीं मांगों को लेकर के नाजायज भारतीय जनता पार्टी बोलती थी और यहां तक कि लोगों के अंदर फूट डालने का भी काम करती थी, चाहे व्यापारी और किसान वर्ग के बीच में हो, चाहे किसी जाति के बीच में हो, और अपनी बात को सही बोलते थे और लोगों की जायज मांगों को ये बोलते थे कि ये विपक्ष के द्वारा भड़काए हुए लोग हैं। आज उन्हीं मांगों की घोषणा ये कर रहे हैं। ये बताइए, ये या तो ये पहले झूठ बोल रहे थे या आप झूठ बोल रहे हैं, और ये किस प्रकार का दोगला चेहरा है इनका। ये दोगला चरित्र लोगों के सामने, जनता के सामने आ चुका है। इस तरह से गिरगिट की तरह रंग बदलने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जनता अपना मन बना चुकी है और भारतीय जनता पार्टी का सवाल। चलिए, आम आदमी पार्टी का भी चर्चा का लास्ट कमेंट, नवीन जी आप बोले संक्षेप में। आ जा रही है जी, बोले। हाँ जी ज्योति जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, अब ये घोषणाएं कर रहे हैं और इन्होंने 5 साल तक खड़े होकर तमाशा बना दिया हरियाणा की जनता का। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी जो हिम्मत कर सकते हैं, उनके अंदर जो जज्बा है ये कहने का कि अगर मैंने 5 साल काम किए हो तो मुझे वोट दे देना, वरना मुझे वोट मत देना। वो जज्बा पैदा करना चाहिए अगर इन्होंने काम करे तो। अगर इनमें जरा भी हिम्मत है
तो वो कह के दिखाएं कि अगर हमने काम करे तो हमें तब वोट देना, काम नहीं करे तो वोट देना, तब इनका हिसाब जनता आराम से करके। ये चुनाव के समय पे आकर झूठी सच्ची घोषणाएं करके लोगों को भ्रम में डालने के लिए इधर उधर की घोषणाएं करके क्या कहते जनता को बरगला पाएंगे, जनता को ये भ्रम में डाल पाएंगे? बिल्कुल नहीं डाल पाएंगे। जनता मन बना चुकी है इस बार कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई सुनिश्चित है। दूसरी बात में मनीष सिसोदिया जी के बाद ये भाजपाइयों का मेरे को एक बिल्कुल चक्कर समझ में नहीं आता। कल तो ये कहते थे मनीष सिसोदिया को नहीं जमानत मिली, मनीष सिसोदिया को नहीं जमानत मिली। इनसे मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई तो ये कह रहे 17 महीने जेल में रहे, 17 महीने जेल में रहे। भाई साहब मैडम जी आपको सेटिस्फाई करने के लिए नॉलेज दे देती हूँ, आरोप मुक्त नहीं हुए, बेल पे हैं, बेल पे हैं। तो ये भी आरोप मुक्त नहीं कह रहे, ये भी जमानत ही कह रहे हैं। अरे सभी का मैंने शुक्रिया, कहा बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया, चर्चा में शामिल हुए। तो हरियाणा में जो हिसाब मांगू कार्यक्रम कांग्रेस का चल रहा है और बीजेपी तमाम ही दल एक दूसरे से हिसाब मांग रहे हैं, उसे लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।